दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने पीएम मोदी की आलोचना करने के साथ साथ राहुल गांधी पर क्या सवाल उठा दिए कि कांग्रेस का जवाब भी सामने आया है। रामचंद्र गुहा देश के जाने माने इतिहासकार हैं, बुद्धिजीवी माने जाते हैं, महाज्ञानी माने जाते हैं, लेकिन एक आर्टिकल में ऐसा ज्ञान दिया है चुनावी राजनीति को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए। उसे देखकर हम जैसे लोग तो हैरान होते हैं कि भैया क्या ये महाज्ञानी सच बोलने से डरते हैं या फिर सरकार से सवाल करते हुए भी वही नैरेटिव बनाते हैं जो गोदी मीडिया बनाता है। और इनका बनाया गया नैरेटिव और भी खतरनाक होता है जब यह प्रचारित किया जाता है कि देखिए ये तो मोदी सरकार से सवाल करने वाले हैं, लेकिन इनकी बातों में जमीनी सच्चाई कितनी है। रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी के बारे में जो आर्टिकल में लिखा, यह बात राहुल गांधी की भी नहीं है। बात यह है कि भारत में चुनाव कैसे जीते जाते हैं, राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को लेकर जो सवाल उठाए, क्या उनमें दम है। विश्लेषण वीडियो में करेंगे, सुप्रियाश नेत का जवाब भी आपको दिखाएंगे, बयान सुनाएंगे सुप्रियाश नेत ने क्या जवाब दिया है। पहले रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी पर जो बोला और पीएम मोदी पर जो बोला, मोदी सरकार की आलोचना करते हुए भी जो लिखा, पहले वो आपको बताते हैं। टेलीग्राफ में इन्होंने आर्टिकल लिखा था और कई मीडिया हाउस ने उसे छापा है। इसके अलावा इन्हें जवाब देते हुए भी कई लेख लिखे गए हैं, ये बहस का विषय बन गया है। तो रामचंद्र गुहा ने क्या बोला उसका विश्लेषण पहले करते हैं। रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी को लेकर क्या बोला है। लेखक मानते हैं कि राहुल गांधी एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने व्यक्तिगत त्रासदियां झेली हैं और आज भी काफी हद तक अपनी मां सोनिया गांधी की राजनीतिक इच्छा के अनुसार काम करते हैं। लेकिन अगर बात देश के भविष्य की हो तो केवल अच्छे इंसान होना काफी नहीं है। लेखक के अनुसार प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में राहुल गांधी में 3 बड़ी कमियां हैं। और क्या 3 बड़ी कमियां बताई हैं और क्या ये राहुल गांधी में कमियां हैं या हमारे देश के जनमानस पर यह सवाल उठाती हैं कमियां। अगर कोई इन्हें कमियां मानता है तो क्या हमारे मतदाताओं के विवेक पर सवाल बनते हैं या राहुल गांधी पर सवाल बनते हैं। और क्या बुद्धिजीवी टाइप इतिहासकारों को ऐसी बातें कमियों के रूप में अखबार में लिखनी चाहिए जो इस नैरेटिव को आगे बढ़ाती है कि राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं है। लेकिन क्या बात में दम है। रामचंद्र गुहा ने क्या लिखा, अनुशासन की कमी, वो किसी मुद्दे को लंबे समय तक लगातार नहीं उठाते, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं फिर अचानक विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। तो ये बात अपने आप में बचकाना है। ये आरोप लगाना क्या जमीनी सच्चाई है कि राहुल गांधी किसी मुद्दे को लंबे समय तक नहीं उठाते। कौन सा मुद्दा नहीं उठाया। क्या महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी ने लंबे समय तक नहीं उठाया। फिलहाल जो पेपर लीक वाला मामला चल रहा है, राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर लाठियां खा रहे हैं और रामचंद्र गुहा कहते हैं कि भैया राहुल गांधी लंबे समय तक किसी मुद्दे को नहीं उठाते और कितना लंबे समय तक उठाएंगे। और विदेश यात्रा की जहां तक बात है, मेरे समझ में नहीं आता कि विदेश यात्रा को मुद्दा क्यों बनाया जाता है। बताइए, राहुल गांधी के विदेश में जाने की वजह से राहुल गांधी ने कौन सा मुद्दा गंभीरता के साथ नहीं उठाया। जो भी देश के बड़े मुद्दे हैं, आम जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं, संसद में भी उठाए गए हैं, सड़क पर भी उठाए गए हैं। फिर भी विदेश यात्रा को अगर मुद्दा बनाया जाता है, अगर भारत की जनता में नैरेटिव बनाया जाता है कि राहुल गांधी तो विदेश में रहते हैं, तो ऐसी बातें उठाने वालों के दिमाग पर ही मुझे तरस आता है। अगर कोई नेता 11 महीने देश में रहते हैं, अगर 30 दिन टुकड़ों में विदेश में जाते हैं, एक आध बार कोई पर्सनल काम हो सकता है, वरना किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया है, कोई सेमिनार है, तो वहां अपनी बात रखने के लिए नेताओं को जाना पड़ता है। तो उसमें आखिरकार गंभीरता में कमी कहां से आ जाती, ये मेरे समझ नहीं आता कि देश की सेहत पर क्यों फर्क पड़ना चाहिए। राहुल गांधी के विदेश जाने की वजह से कौन सा काम अटका है और राहुल गांधी ने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया है, लगातार नहीं उठाया है। क्या इस बात में लॉजिकल आपको दम नजर आता है। आगे रामचंद्र गुहा कहते हैं, गंभीरता की कमी, मछुआरों के साथ तालाब में कूदना या किसी रसोई में जाकर खाना बनाना उन्हें लगता है कि वोट दिला देगा, लेकिन इससे नेतृत्व की गंभीर छवि नहीं बनती। यानी राहुल गांधी गंभीर नेता दिखाई नहीं देते जब रसोई में जाकर खाना बनाते हैं या मछुआरों के साथ तालाब में कूदते हैं। बिहार चुनाव के वीडियो का शायद जिक्र किया रामचंद्र गुहा ने, लेकिन क्या यह गंभीर राजनीति नहीं है। अगर यह गंभीर राजनीति नहीं है तो पीएम मोदी जो समंदर में छलांग लगाते हैं, क्या वो गंभीर राजनीति है। पीएम मोदी जो तपस्या करने निकल जाते हैं, क्या वो गंभीर राजनीति है। लगातार आपने चुनाव में देखा होगा, अक्सर पीएम मोदी मंदिर में जाते हैं, फोटो सेशन करते हैं, कभी त्रिशूल के साथ फोटो खिंचाते हैं। क्या यह गंभीर राजनीति है। इसके पीछे की राजनीति समझना क्या मुश्किल काम है। जहां तक रसोई में खाना बनाने की बात है, अगर खाना बनाते हुए महंगाई पर बात की जाती है, जनता की आवाज उठाई जाती है, तो 21वीं सदी की राजनीति इसे कहते हैं। इसे गंभीर राजनीति ही माना जाएगा। राहुल गांधी खाना बनाते हुए मस्करी नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी महंगाई को लेकर जनता की आवाज उठा रहे थे। देखिए कितना महंगा हो गया है। आम आदमी की रसोई में जाकर अगर कोई नेता जमीनी सच्चाई सुनता है तो इसे गंभीर राजनीति क्यों नहीं मानेंगे। अगर मछुआरों के साथ बात करते हुए, उनकी समस्याएं सुनते हुए, अगर तालाब में मछली पकड़ता है कोई नेता, तो क्या उसे गंभीर राजनीति नहीं मानेंगे। इसे आप इनोवेटिव राजनीति कह सकते हैं, लेकिन यह कहना कि गंभीर राजनीति नहीं है, अगर पब्लिक ऐसा मानती है,
कोई पत्रकार ऐसा मानता है तो फिर उनकी गंभीरता पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। आगे क्या कहा रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की कमियां गिनाते हुए? अनुभव की कमी। उन्होंने कभी कोई बड़ा प्रशासनिक पद या मंत्री पद नहीं संभाला। यूपीए सरकार के 10 साल में भी उन्होंने मंत्री बनने से इनकार किया। ऐसे में मतदाता उन्हें प्रधानमंत्री क्यों माने? पुरानी गलतियों से नहीं सीखते। 2019 में चौकीदार चोर है अभियान बुरी तरह विफल रहा था, फिर भी राहुल गांधी आज भी मोदी पर व्यक्तिगत हमले करते हैं, बजाय इसके कि वो सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं पर लगातार फोकस करें। तो रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी के अनुभव पर सवाल उठा दिया कि मंत्री पद नहीं रहा, बड़ा प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा जैसे पीएम मोदी के पास है कि गुजरात के सीएम थे, तो जनता उन्हें प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में क्यों देखे। लेकिन रामचंद्र गुहा से एक सवाल है कि पीएम मोदी को जो वोट मिला 2014 में या 2024 में, तो क्या वो वोट इस बात को लेकर मिला था कि पीएम मोदी के पास अनुभव है, पीएम मोदी गुजरात के सीएम है? जमीन पर जाकर पता चलता है कि किन मुद्दों पर वोट मिलता है। धर्म के नाम पर वोट मिलता है, राम मंदिर के नाम पर वोट मिलता है, फला धर्म की चूड़ियां टाइट करने के नाम पर वोट मिलता है, कपड़ों से पहचाने जाते ऐसे बयानों को लेकर वोट मिलता है। रामचंद्र गुहा क्या अपने आर्टिकल में सीधा सीधा जमीनी सच्चाई लिख पाएंगे? जमीनी सच्चाई लिखने में क्या जाता है? इस बात को लेकर वोट मिलता है कि आईटी सेल वालों ने पप्पू की छवि बनाई राहुल गांधी की। बहुत सारे युवाओं के पास जाइए, व्हाट्सएप ज्ञान उनके दिमाग में भरा होता है, बोलते हैं राहुल गांधी ने आलू से सोना देने वाला बयान दिया था, आलू से सोना बनाएंगे, उनको क्या वोट दे? कौन बताए कि बयान को आगे पीछे से काट कर वायरल किया गया था? इन बातों पर वोट मिलता है भारत की राजनीति में। पीएम मोदी गुजरात के इतने साल सीएम थे, इसके नाम पर कोई वोट नहीं मिलता। सबसे बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, पीएम मोदी का धर्म का वोट बैंक, इसीलिए त्रिशूल वाले फोटो सेशन कराए जाते हैं। वरना धर्म हर किसी के लिए पर्सनल आस्था का विषय होता है, हर किसी को हर किसी की आस्था का सम्मान करना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे में आर्टिकल में यह लिखना कि अनुभव की कमी की वजह से राहुल गांधी को जनता गंभीरता से नहीं लेती, अपने आप में मुझे लगता है कि बचकाना विश्लेषण दिखाई देता है। आगे रामचंद्र गुहा क्या कहते हैं? क्या प्रियंका गांधी विकल्प है? कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि राहुल गांधी सफल नहीं हो पाए, इसलिए प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए। लेखक मानते हैं कि प्रियंका हिंदी में बेहतर वक्ता है, लेकिन वो भी वंशवाद का बोझ उठाती हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 2.27% रहा था। वंशवाद अब जनता को पसंद नहीं, लेखक का कहना है। तो निचोड़ निकाल दिया, प्रियंका गांधी की अगुवाई पर भी सवाल उठा दिया रामचंद्र गुहा ने। इसके बाद रामचंद्र गुहा क्या कहते हैं? हाल के कई चुनाव में जनता ने परिवारवाद को नकारा है। असम में कांग्रेस को नुकसान हुआ क्योंकि पार्टी का चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाना मुद्दा बना। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को आगे बढ़ाना भी चर्चा का विषय रहा। तो परिवारवाद पर सवाल उठा दिया रामचंद्र गुहा ने और यह भी कहा कि प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। परिवारवाद को लेकर अच्छा मैसेज नहीं जाता, इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रियंका गांधी ऐसा तो नहीं है कि हेलीकॉप्टर से आई और एकदम से वायनाड के चुनाव मैदान में उतर गई। सालों तक कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही हैं। पहली बार कोई चुनाव लड़ा है प्रियंका गांधी ने, वरना बहुत काम किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में संगठन के लिए बहुत काम किया है, बहुत योगदान दिया है। पूरे देश में जानी जाती हैं, जानी मानी नेता है। अब अगर चुनाव नहीं लड़ती तो कब चुनाव लड़ती? चुनाव लड़ने में बुराई क्या है? इतने साल तक संगठन में योगदान देने के बाद क्या सिर्फ उन्हें परिवारवाद के चेहरे के रूप में देखा जाए? अगर प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव न लड़ाया जाता तो कांग्रेस को फायदा होता या नुकसान होता? वायनाड की पब्लिक के बीच कितना गलत मैसेज आता। परिवारवाद भारत की राजनीति की सच्चाई है। यह सच्चाई है कि परिवारवाद के बहुत सारे चेहरों को भारत की जनता हीरो के रूप में देखती है। अगर राहुल गांधी ने वायनाड की सीट जीती, रायबरेली से भी चुनाव जीतने के बाद अगर प्रियंका को नहीं भेजते तो वायनाड की जनता में नाराजगी हो जाती, कांग्रेस को इस बात का नुकसान होता। केरल में जो विधानसभा चुनाव अभी हुआ है उसमें भी नुकसान होता। तो राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाकर बहुत बढ़िया राजनीतिक फैसला लिया था। लेकिन रामचंद्र गुहा कहते कि भैया नुकसान करा लिया। क्या नुकसान कराया मेरे समझ नहीं आया। परिवारवाद के प्रोडक्ट भरे पड़े हैं बीजेपी में, लेकिन सब बातों का एक ही तोड़ है कि भैया धर्म के नाम पर राजनीति का दौर चल रहा है। जनता धर्म के नाम पर बड़ी तादाद में वोट देती है। जमीनी सच्चाई है, उसके आजू बाजू आप चाहे कोई भी लॉजिक निकाल लो, बीजेपी की धर्म की राजनीति के सामने जनता के धर्म की राजनीति के नाम पर वोट देने के बाद आप कुछ भी निष्कर्ष निकाल लो, कुछ भी बोल सकते हो कि भैया परिवारवाद से हार गए, फला से हार गए, धिकड़ा से हार गए। हार में अनेक कमियां बताई जा सकती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई सबसे बड़ी है धर्म की राजनीति। हालांकि रामचंद्र गुहा इस बात को मानते हैं कि पीएम मोदी सरकार ने कितना नुकसान पहुंचाया है देश के लोकतांत्रिक ढांचे को। आगे अपने लेख में यह भी स्पष्ट करते हैं कि गांधी परिवार की आलोचना का मतलब भाजपा का समर्थन नहीं है। उनके अनुसार 2014 के बाद मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया, मीडिया और न्यायपालिका पर दबाव बनाया।
धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया, विदेश नीति में गलतियां की, विज्ञान और शोध को नुकसान पहुंचाया, क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। लेखक का मानना है कि इसके मुख्य जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा हैं। फिर भाजपा को चुनौती कौन देगा? लेखक कहते हैं कि आज भाजपा बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन इतिहास बताता है कि सबसे मजबूत सरकारें भी हार सकती हैं। वो उदाहरण देते हैं कि पीटर मागियार का, जिन्होंने हंगरी में लंबे समय से सत्ता में मौजूद विक्टर ऑर्बैन को चुनौती दी और उन्होंने लगातार मेहनत की, पूरे देश का दौरा किया और विपक्ष को एकजुट किया। लेखक का निष्कर्ष है कि भारत में भी भाजपा के खिलाफ असंतोष बढ़ सकता है, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था और आर्थिक चुनौतियों के कारण। लेकिन उनके अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह उम्मीद करना मुश्किल है कि वो इस असंतोष को एक प्रभावी राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल पाएंगे। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए रामचंद्र गुहा ने और एक तरह से यह कह दिया कि भैया कांग्रेस को शायद और चेहरों को आगे करना होगा। लेकिन दूसरे चेहरों को आगे करने का मतलब क्या है? रामचंद्र गुहा क्या इसका विश्लेषण कर पाएंगे? अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किनारे हो जाते हैं, कांग्रेस में नई लीडरशिप सामने आती है, तो आप समझ सकते हैं कितने साल लग सकते हैं उस लीडरशिप को अपनी छवि बनाने के लिए। 15-20 साल तक फिर कांग्रेस की कोई संभावना भी नहीं बचेगी। 2024 के चुनाव में अगर विपक्ष टक्कर दे पाया बीजेपी को, अगर बीजेपी अकेले दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई मीडिया के तमाम सहयोग के बावजूद, तो राहुल गांधी उसकी सबसे बड़ी वजह थी। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, जो लोकतंत्र का मुद्दा उठाया, संविधान बचाने का मुद्दा उठाया, तो 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की बातों ने देश के जनमानस पर असर किया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के संगठन में बहुत सारी कमियां हैं। कांग्रेस के काम करने के तरीके, संगठन के विस्तार पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को काम करने की जरूरत है। अगर नहीं किया तो 2029 में भी चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं है। रामचंद्र गुहा की इस बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह कहना कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की परिवारवाद की वजह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही, उनको किनारे हो जाना चाहिए, ये अपने आप में मुझे बचकाना बातें दिखाई देती हैं। इसमें बुद्धिजीवी वाला कोई विश्लेषण दिखाई नहीं देता। इस पूरे मसले पर सुप्रिया श्नेत ने क्या जवाब दिया है? रामचंद्र गुहा के इस आर्टिकल के बाद क्या कहते हैं सुप्रिया श्नेत, जरा सुनिए। राहुल गांधी इस देश के नेता विपक्ष होकर सरकार का सामना कैसे कर रहे हैं, लोगों की बात कैसे रख रहे हैं, उनके मुद्दों को कैसे उठा रहे हैं, इसके लिए उन्हें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन राहुल गांधी को भला बुरा कहना, उनके ऊपर तीखी टिप्पणी करना, अनर्गल आरोप लगाना जितना बीजेपी का पसंदीदा काम है, उतना ही कुछ लिबरल्स का भी है। एक ऐसे लोगों की पूरी जमात है जो अपने आप को वैसे तो बीजेपी का घोर आलोचक बताते हैं, लेकिन इस देश की बर्बादी के लिए बीजेपी से पहले राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों से मेरे थोड़े सवाल हैं। राहुल गांधी के अलावा एक विपक्ष का नेता ऐसा बताइए जिसके बारे में यह दावा किया जा सके कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, समझौता नहीं करेंगे। एक ऐसा नेता बताइए जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनको कॉम्प्रोमाइज और उनको कायर कहता हो। एक ऐसा नेता बताइए जो बिना लाग लपेट के मोदी और अडानी के रिश्तों की जो कलई है वो भरी संसद में खोलता हो। एक ऐसा नेता बताइए जिसको मोदी की ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती। एक ऐसे नेता जिसकी ट्वीट मात्र से पूरी सरकार हरकत में आ जाती है। एक ऐसा नेता जिसकी छवि बर्बाद करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, फूके गए और पूरे मीडिया को काम पर लगाया गया छवि धूमिल करने के लिए। एक ऐसा नेता जिसने कोविड से लेकर इकोनॉमिक तूफान, आरक्षण, पेट्रोल, डीजल, गैस पर जो कुछ कहा वो सब कुछ सच साबित हुआ। एक ऐसा नेता जिसको गलत सिद्ध करने के लिए पूरी बीजेपी, सारे मंत्री, सारे सांसद, प्रधानमंत्री तक को जुटकर झूठ बोलना पड़ता है। तो असलियत यह है कि तमाम हमले, तमाम धमकियां, तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भी अगर कोई एक अकेला आदमी बिना डरे, बिना समझौता किए अडिग होकर इस सरकार से लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी हैं और उन्हें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो रामचंद्र गुहा को जवाब देती है सुप्रिया श्नेत और कहती हैं कि इस दौर में अगर मजबूती के साथ कोई सबसे ज्यादा मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा है तो वो राहुल गांधी हैं, जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, इस बात की परवाह नहीं करते कि वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।